मल्टीनोडुलर गॉइटर का नॉन टॉक्सिक वैरायटी का 4वीं भाग वीडियो है। इसमें मेनली हम ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। तो पहले वाला वीडियो में हम थायराइड का नॉर्मल फंक्शंस क्या क्या है और क्यों थोड़े लोग को मल्टीनोडुलर गॉइटर होता है ये हमने देखा था। और सेकेंड वीडियो में सेकेंड भाग में पार्ट 2 में हमने पेशेंट का कंप्लेंट्स और साथ साथ में जब डॉक्टर एग्जामिन करेगा क्या क्या फाइंडिंग्स रहेगा ये देखे थे। और थर्ड पार्ट में मेनली हम इन्वेस्टिगेशन बारे में देखे थे। और अभी ये वीडियो में 4वीं भाग में ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स को खुद पता नहीं रहता कि थायराइड में कुछ प्रॉब्लम है। कुछ ईएनटी में नहीं तो जनरल सर्जरी में कुछ और प्रॉब्लम से जब पहुंचते हैं तब डॉक्टर बताते हैं कि थायराइड में प्रॉब्लम है कि नोड्यूल्स है। और इन्वेस्टिगेशन सब करने के बाद वो बिनाइन लीशन ही लगेगा, कोलाइड रहेगा, साइज जितना कम ज़्यादा नहीं रहेगा। पेशेंट्स को कुछ कंप्लेंट्स ही नहीं रहता। कंप्लेंट्स जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, आवाज़ चेंज, ऐसा कुछ भी कंप्लेंट नहीं रहता। ऐसा एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो ये रेगुलर फॉलो पे रहने के लिए बोलेंगे, बताया जाएगा। अगर जो ये पेशेंट्स में कुछ भी कंप्लेंट है, सांस लेने में तकलीफ है, खाने में तकलीफ है, आवाज़ बदल गया है, ऐसा है तो उनको सर्जरी चाहिए। और सस्पिशियस लीशन, फाइन नीडल एस्पिरेशन में सस्पिशियस कैंसर रहने का सस्पिशियस लीशन, ऐसा पेशेंट को भी सर्जरी चाहिए। और कभी कभी कॉस्मेटिक रीजन से भी पेशेंट आ जाते हैं। जब ऑपरेशन करने का डिसीजन हो गया तो एडमिट करके पहले आपसे कंसर्न लिया जाएगा। कंसर्न हॉस्पिटल का कंसर्न पेपर में डायग्नोसिस लिखा होगा, मल्टीनोडुलर गॉइटर नॉन टॉक्सिक टाइप। और ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन करना लिखा होगा, थायराइडेक्टमी। मैं सिर्फ थायराइडेक्टमी बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स है। हेमी थायराइडेक्टमी, सब टोटल थायराइडेक्टमी, नियर टोटल थायराइडेक्टमी, टोटल थायराइडेक्टमी। मैं सिर्फ थायराइडेक्टमी करके बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ में ये ऑपरेशन का रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है ये सब पढ़ने के बाद आप और साथ में जो भी है विटनेस वो साइन करेंगे, नाम लिखेंगे और डेट डाल देंगे। साथ में जो भी ड्यूटी ईएनटी डॉक्टर है वो भी ऐसा ही करेगा। तो इस स्टेज में मैं आपको इसका कॉम्प्लिकेशन, ऑपरेशन का जो भी कॉम्प्लिकेशन है ये बताना चाहता हूँ। इसमें पहला नंबर ब्लीडिंग का है। ये ऑपरेशन का टाइम में भी हो सकता है, प्राइमरी हेमरेज, और रिकवरी रूम नहीं तो डिस्चार्ज करने के बाद भी हो सकता है। अगर जो ब्लीडिंग ज़्यादा है, ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए यूजुअली हम थोड़ा सा छोटा सा ड्रेन रखते हैं, वैक्यूम ड्रेन रखते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। उसके बावजूद अगर जो ब्लीडिंग ज़्यादा है, कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, तो दोबारा ऑपरेशन थिएटर लेके जाके एनेस्थीसिया दे के स्टिच फुल ओपन करके आइडेंटिफाई करना है कहाँ से ब्लीड कर रहा है, वो ब्लीडिंग कंप्लीटली सील करना है, हीमोस्टेसिस अटेंड करना है। और सेकंड है वॉइस चेंज ऑपरेशन की वजह से। ये टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। टेम्पररी मतलब 3-4 दिन तक रहेगा। ये सिर्फ वो एनेस्थीसिया के ट्यूब की वजह से होता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये थायराइड के पास में हर साइड में, दोनों साइड में एक मेन नर्व है जो वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स को मोबिलाइज करने में हेल्प होता है। अगर जो ये नर्व कट हो जाएगा, एक साइड में कट हो जाएगा, 4-5 महीने तक आवाज़ थोड़ा बदली रहेगा। उसके बाद दूसरा साइड वो कॉम्पनसेट करके नियर नॉर्मल आवाज़ वापस दोबारा आ सकता है। अगर जो दोनों साइड का नर्व कट हो गया, जैसे कि टोटल थायराइडेक्टमी में कर रहे हैं, कैंसर पेशेंट में कर रहे हैं, सस्पिशियस ऐसा पेशेंट में कर रहे हैं, तो दोनों साइड का अगर जो कट हो गया तो दोनों वोकल कॉर्ड्स ठीक से काम नहीं करेगा और वॉइस चेंज बुरा हो सकता है। और ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ये टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। और टेम्पररी ऑपरेशन के बाद इसलिए होता है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब जो एनेस्थीसिया का ट्यूब है, इसलिए परमानेंट इसलिए है कि दोनों साइड का नर्व जब कट हो जाएगा, वोकल कॉर्ड्स ठीक से काम नहीं करेगा तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी परमानेंट हो सकता है। और चौथी नंबर में हाइपोकैल्शियम, मतलब जिस्म में कैल्शियम का लेवल कम हो गया। क्यों कम होता है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे ही उसके साथ साथ में कैल्शियम, बॉडी का कैल्शियम का वैल्यू कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, पैराथायराइड हार्मोन। अगर जो जब थायराइड निकालते हैं उसके साथ साथ में पैराथायराइड हार्मोन भी निकल गया
तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, वो एक रीज़न है। और कभी कभी पैराथायरॉयड हार्मोन इंटैक्ट ही रहता है और ऑपरेशन की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करें उसके वार्मथ की वजह से 4-5 दिन ठीक से काम नहीं करता, वो टेम्पररी, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका जो भी कंप्लेंट है, ट्रीटमेंट जो है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर जो पेशेंट को नॉन टॉक्सिक नहीं टॉक्सिक नोड्यूल है और T3 T4 लेवल हाई है, वो पेशेंट को अनप्रिपेयर्ड कर रहे हैं, तो ऑपरेशन के वजह से, मैनिपुलेशन के वजह से T3 T4 का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है, पेशेंट थायराइड स्ट्रोम पे चला जाता है। और 6th नंबर पे हाइपोथायराइडिज्म, टोटल थायराइडेक्टमी हो गया, नियर टोटल हो गया, उसके बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर थायराइड का लेवल जो भी जिस्म में है कम होके हाइपोथायराइडिज्म पे जा सकता है। लास्ट 7वीं और 8वीं नंबर जो भी लिखा मैंने वो वुंड रिलेटेड है, तो पानी जैसा थोड़ा थिक येलोइश फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है वुंड में, वो सिरोमा एस्पिरेट करके प्रेशर बैंडेज देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। और जो नेक में स्कार है वो हाइपोट्रॉफिक स्कार नहीं तो कीलॉइड फॉर्म कर सकता है और थोड़ा अगले लुकिंग स्कार भी हो सकता है। तो ऑपरेशन का जो भी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है मैंने आपको बता दिया, और इसी दौरान जो भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए वो सब खत्म करके इसके साथ आपको फिजिशियन से मिलना है। फिजिशियन आपको देख के आप सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं वो बताएगा। जब फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया उनसे, वो पेपर के साथ आपको बेहोश करने वाला एनेस्थीसिया डॉक्टर से मिलना है, वो आपको एग्जामिन करके थोड़ा पॉइंट्स बताएंगे और फिटनेस का पेपर दे देंगे। तो ऐसा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो गया। समझो कल के दिन ऑपरेशन है, तो आज दिन रात में 12 बजे के बाद कुछ पीना मत, कुछ खाना मत, नील पर ऑरली। और ऑपरेशन के पहले उसी दिन, आज के दिन, एक फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी करना है, देखना है कि वॉइस बॉक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स है दोनों साइड में ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं पहले आपको एक नॉर्मल वोकल कॉर्ड का पिक्चर बताऊंगा। तो ये पेशेंट में फ्लेक्सिबल स्कोपी नाक से डाल के अभी नाक का पीछे जाके वॉइस बॉक्स पे जब पहुंचेंगे और वॉइस बॉक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स है दोनों साइड में, ऐसा दोनों साइड में इक्वली हलना चाहिए, मतलब दोनों साइड का नर्व्स नॉर्मल है। ये है वोकल कॉर्ड्स। सो जब पेशेंट के पास मैं ई बोल के वर्ड बोलने के लिए बोलूँगा तो दोनों कॉर्ड्स अप्रॉक्सीमेट करेगा। ई अप्रॉक्सीमेट हो गया, और एक बार ई अप्रॉक्सीमेट हो गया, और एक बार ई अप्रॉक्सीमेट हो गया। तो ऐसा मूवमेंट है, ये नॉर्मल वोकल कॉर्ड का मूवमेंट है। और सेकेंड पेशेंट का बताऊंगा जिसमें ये पेशेंट को थायराइड प्रॉब्लम है, वॉइस का बदली था। ऑपरेशन के पहले जब एक फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी किया तो उसका ये पेशेंट का लेफ्ट साइड का वोकल कॉर्ड काम नहीं कर रहा है। जैसे अब देखिए, इसमें वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट में ये वाला राइट साइड वोकल कॉर्ड काम कर रहा है, लेफ्ट साइड का हिल नहीं रहा है। और ये पेशेंट में एक सस्पिशियस लीशन था, काफ़ी बड़ा भी था, और जब बायोप्सी निकला वो मैलिग्नेंसी प्रूव हुआ। ये वाला काम नहीं कर रहा है, राइट वाला काम कर रहा है, ये वोकल कॉर्ड पैल्सी का। तो ऑपरेशन के पहले ही इसको प्रॉब्लम है, और ऑपरेशन तकरीबन 3 घंटे और 4 घंटे से कम, 3 घंटे तकरीबन लगा लो। ऑपरेशन के बाद जब पोस्ट ऑपरेटिव रूम नहीं तो वार्ड पहुंचेंगे, नेक्स्ट 4 घंटे तक कुछ पीना मत, कुछ खाना मत। तो ऑपरेशन है थायराइडेक्टमी, इसमें बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया। और नेक्स्ट 4 घंटे तक कुछ पीना मत, कुछ खाना मत, और उसी टाइम में आईवी फ्लूइड्स चालू रहेगा, और स्टाफ नर्स जो भी ड्यूटी पे है वो आपका वाइटल्स चेक करेगी, और साथ साथ में टेम्परेचर और गला चेक करेगी कि सूजन बढ़ रहा है कि नहीं। सूजन बढ़ रहा है मतलब अंदर ब्लड फॉर्म हो रहा है, और साथ साथ में जो नेक में ड्रेन रखा गया है उसके बारे में भी चेक करेगी, और आईवी फ्लूइड्स चालू रहेगा, साथ साथ में पेन किलर्स भी। ये है वुंड, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड। और लेफ्ट में आप देखेंगे तो एक ड्रेन है, वैक्यूम ड्रेन है, वो अंदर जो भी ब्लड कलेक्ट है चूस के बाहर निकालेगा,
और इसका मैं एक छोटा सा वीडियो भी बताऊंगा। ये पेशेंट को ड्रेन है, ये वाला ड्रेन अंदर आके ब्लड इधर कलेक्ट होगा, तो ये ड्रेन का बैग है, तो तकरीबन ये प्रेशराइज्ड है, तकरीबन 2 दिन तक ये रहेगा। जब इसका अंदर कलेक्शन 25 ml से कम है तो ये ड्रेन निकाला जाएगा। अगर जो ये ज़्यादा है, ये बढ़ता जा रहा है, मतलब अंदर ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसा है तो भी ऑपरेशन थिएटर में दोबारा ले जाके ब्लीडिंग कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ब्लीडिंग कंट्रोल के मैंने बता दिया। चेंज ऑफ वॉइस 4-5 दिन रहेगा तो चलेगा, उसके बाद भी चेंज ऑफ वॉइस है तो एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, और एंडोस्कोपी का फाइंडिंग्स जो भी हो उसके तरह से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा। और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है, माइल्ड है, तो स्टीरॉयड इंजेक्शन और ऑब्जर्वेशन। अगर जो बहुत सीवियर है तो हम एंडोस्कोपी करेंगे, फ्लेक्सिबल स्कोपी। वो एंडोस्कोपी में दोनों नर्व्स कट हो गया तो वोकल कॉर्ड्स मिड लाइन पे रहेगा, पैरामिडियन पोजीशन पास में रहेगा, तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगा। ऐसा है तो दोनों नर्व कट हो गया, मतलब ऐसा है तो गले में होल डाल के सांस लेने के लिए हेल्प करेंगे, वो ट्रैकियोस्टमी। ऐसा उतना कॉमन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, आप जान के रहेंगे तो बेहतर है। और हाइपोकैल्शियम में कैल्शियम देना पड़ता है, और थायराइड जब कम हो गया एल्ट्रॉक्सिन स्टार्ट कर देंगे। थायराइड क्राइसिस है तो उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे। तो डिस्चार्ज के टाइम में ये एडवाइस रहेगा, तो मैं आपको मेनली इसमें कॉन्सेंट्रेट करूँगा। तो एंटीबायोटिक जो है वो 5 से 7 दिन तक फुल कोर्स लेना है खाने के बाद, और एनाल्जेसिक पेन किलर 3 दिन तक रेगुलरली लेना है, 2 नहीं तो 3 बार, जैसा भी आपका डॉक्टर बता रहे हैं। और उसके बाद अगर जो दर्द है तभी लेना है, ये भी खाने के बाद। और साथ साथ में कैल्शियम टैबलेट दिया जाएगा विटामिन डी के साथ। ये ज़्यादा देर सब टोटल, न्यू टोटल, टोटल थायरॉयडेक्टमी ऐसा पेशेंट्स में देते हैं, कभी कभी हेमीथायरॉयडेक्टमी देना पड़ता है टेम्पररी। तो कैल्शियम टैबलेट जो है तो 2 टैबलेट सुबह में, दोपहर में और रात में, 2-2-2 करके। तो हेमीथायरॉयडेक्टमी में थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कभी कभी देना पड़ता है, तो ऐसा है तो एक करके, सुबह में 1, दोपहर में 1, रात में 1। और आपको 3 दिन के बाद ये गले में जो घाव है, वुंड है ऑपरेशन का, उसका ड्रेसिंग करना पड़ेगा। ऑपरेशन हॉस्पिटल से दूर है तो आपके पास जो भी हॉस्पिटल में उधर जाके कर सकते हैं, और नहीं मेन हॉस्पिटल जहां आपने ऑपरेशन किया है वो पास है तो उधर भी आके कर सकते हैं, हमारे पास भी आके कर सकते हैं। और 7 दिन के बाद आपका फर्स्ट रिव्यू रहेगा, और 7 दिन के बाद नहीं तो 10 दिन के अंदर, 7 to 10 डेज, जब आप आएंगे उस दिन ऊन देख के हेल्थी है, अच्छा से अप्रॉक्सीमेट हो गया तो वो स्टिचेस जो भी है निकाल देंगे। उसी दिन बायोप्सी रिपोर्ट भी रेडी रहेगा। तो अभी छोटा मोटा कंप्लेंट जो भी है मैं आपको वो भी बताऊंगा। एक मेन कंप्लेंट ये है, हो सकता है कि पेशेंट घर जाने के बाद कॉन्शियसनेस थोड़ा ऑल्टर्ड है और थोड़ा इरिटेबल है, और सांस लेने में थोड़ा दिक्कत है, हाथ में पाँव में नमनेस है, और क्रैम्स हो रहा है, हाथ में पाँव में क्रैम्स हो रहा है। ऐसा है तो आपको तुरंत आपको ऑपरेटिंग डॉक्टर को फ़ोन करना है, और जितना जल्दी है हॉस्पिटल का कैजुअलिटी में पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये हाइपोकैल्शियम, बॉडी में कैल्शियम लेवल जब कम होता है, ये फीचर्स है। कैल्शियम लेवल कम हो गया तो वो हार्ट पे असर कर सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सकता है वो आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। और जब थायराइड लेवल कम होता जाएगा तो हाइपोथायराइडम का फीचर्स आएगा। ऑपरेशन के बाद 7 दिन तक जब तक बायोप्सी रिपोर्ट नहीं पहुंचेगा तब तक हम एल्ट्रॉक्सिन टैबलेट स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि अगर जो थायराइड रिपोर्ट में कैंसर निकला तो आयोडीन स्कैन दोबारा करना है। अगर जो हम एल्ट्रॉक्सिन दे दिए तो आयोडीन स्कैन कर नहीं पाएंगे, इसलिए बायोप्सी रिपोर्ट आने तक हम नहीं देंगे। अगर जो थायराइड स्कैन बायोप्सी में कैंसर निकला तो उसी सेंटर में ऑन्कोलॉजी है तो ऑन्कोलॉजी रेफर करेंगे, हायर सेंटर में है तो हायर सेंटर रेफर करेंगे। तो हायर सेंटर में जब आप जाएंगे आपको उधर भी तुरंत एल्ट्रॉक्सिन स्टार्ट नहीं करेंगे, आपका TSH वैल्यू हाई पे जाने के लिए वेट करेंगे, ताकि आपका जो भी लेवल थायराइड हार्मोन है वो सब ड्रेन हो जाए। उसके बाद वो आयोडीन का स्कैन करेंगे।
तो जब हाइपोथायराइडिज्म स्टेज है तो आपका वजन बढ़ जाएगा, फेस राउंड रहेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट रहेगा, इरिटेबल स्टेज में रहेंगे, वाटर रिटेंशन रहेगा। जब एल्थ्रोक्सिन शुरू कर देंगे धीरे धीरे ये सब कंप्लेंट्स नॉर्मल हो जाएगा। जब एल्थ्रोक्सिन स्टार्ट करेंगे आपको हर दिन सुबह में जब उठेंगे पहले काम ये करना है कि एल्थ्रोक्सिन टैबलेट लेना है, खाली पेट में सिप ऑफ पानी के एक सिप के साथ, फुल नहीं थोड़ा सा। उसके बाद आधा घंटा नहीं तो 45 मिनट्स कुछ पीना मत, कुछ खाना मत। और इसके साथ थोड़ा मोटा और भी छोटा मोटा एडवाइस है। एक है कि स्टिचेस निकालने के बाद भी नेक्स्ट 10 डेज नहीं तो 2 वीक्स तक आप नेक ज़्यादा एक्सटेंड मत करना, और जब भी आप टायर्ड हैं तो रेस्ट करना, और घर में छोटा मोटा काम करना, जितना हो सकता है जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप चल सकते हैं, और स्ट्रेनुअस वर्क मत करना 3 हफ्ते तक ऑपरेशन के बाद। और ऑपरेशन के एंडोट्रेकियल ट्यूब की वजह से गला थोड़ा खारिश रहेगा, थोड़ा पेन भी रहेगा 4-5 दिन तक, उसके बाद अपने आप चला जाएगा। और गले के पीछे दर्द रहेगा क्योंकि पेशेंट का ऑपरेशन के टाइम में नेक एक्सटेंड करके लिटा के ऑपरेशन करते हैं, तो उसी पोजीशन में पेशेंट 3-4 घंटे लेटना पड़ता है। इसके वजह से ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ते तक गले के पीछे दर्द रहता है। वो पेन किलर्स ऑलरेडी है, साथ साथ में आप थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा वार्मथ रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और 2 दिन के बाद नहा सकते हैं, पर टवल बात करेंगे तो बेहतर है। और जहाँ ये नेक वुंड है उसमें पानी मत लगने मत देना। और आवाज़ का चेंज जो है, अगर जो दोनों नर्व्स दोनों साइड नॉर्मल है तो 4-5 दिन में आवाज़ ठीक हो जाएगा। और एल्थ्रोक्सिन कैसे खाना है ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। तो अभी लास्ट हाइपोकैल्सीमिया का फीचर्स पहले जैसे मैं बताया था, तो पेशेंट का मेमोरी लॉस रहेगा, कन्फ्यूजन स्टेज में रहेंगे, इरिटेबल स्टेज में रहेंगे, साथ साथ में ब्रीथिंग डिफिकल्टी रहेगा, हाथ में और लिप्स के राउंड में पेरी ओरल बताएंगे कि नमनेस हो सकता है, और हाथ में और पैर पाँव में क्रैम्प्स हो सकता है। ये कैल्शियम लेवल कम होने का क्लिनिकल फीचर्स है। तो कैल्शियम जब कम हो गया वो हार्ट का फंक्शंस को अफेक्ट कर सकता है, तो ये डेंजरस है। तो जितना जल्दी हो सकता है कैजुअलिटी पहुंचना चाहिए, और आपका ऑपरेटिंग जो सर्जन है उसको भी बताना चाहिए। तो आने के बाद हम क्लिनिकली देखेंगे आपको कैल्शियम, लो कैल्शियम का फीचर्स है कि नहीं। साथ साथ में कैल्शियम देने के पहले ब्लड सैंपल, कैल्शियम का लेवल देखने के लिए ब्लड सैंपल निकाल के लैब को भेजेंगे, बताएंगे आपको जितना जल्दी हो सकता है आपको रिपोर्ट चाहिए बोल के। इसके जब ब्लड सैंपल भेज दिया उसके बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है 300 ml डेक्स्ट्रोसलाइन में डाल के नेक्स्ट 3 घंटे तक ड्रिप चलता रहेगा। तो और इसी दौरान मॉनिटर भी, कार्डियक मॉनिटराइजेशन भी, मॉनिटर भी देखना है क्योंकि इसमें हार्ट में असर कर रहा है कि नहीं। और 3 घंटे के बाद और एक बार कैल्शियम लेवल चेक करके अगर जो वो नॉर्मल हो गया तो आपको घर भेज देंगे, ये एडवाइस के साथ कि आपको कैल्शियम टैबलेट लेना है, सुबह में 2, दोपहर में 2 और रात में 2 करके विटामिन डी के साथ, और जितना हो सकता है मिल्क प्रोडक्ट्स आपको लेना है। तो ये हुआ हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। तो ये 4th वीडियो में मैंने मेनली आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट और मेन कॉन्सेंट्रेशन पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में आपको बताया था। थैंक यू सो मच।